हाय एवरीवन। मैं अमन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर। तो देखिए, आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये काफ़ी ज़्यादा इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा नहीं, हर साल ही पूछे जाते हैं। और अगर मैं एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो प्री और मेंस में दोनों में इससे क्वेश्चंस आते हैं। और इस टॉपिक का प्लस पॉइंट ये है कि इससे क्वेश्चंस काफ़ी आसान बनते हैं और डुएबल होते हैं। तो अगर आपकी इस टॉपिक पे कमांड है तो आप मान के चलिए, प्री में अगर एक क्वेश्चन आता है, हो सकता है प्री में दो भी आ जाए, और मेंस में तो दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो वो श्योर शॉट आपके मार्क्स फेच कर देगा ये टॉपिक। ठीक है, इस टॉपिक को हम क्वेश्चंस देखेंगे और उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में बताऊंगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि आप मेरे को इस टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना, अमन मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करके आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये लिंक है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डलवा डलवा दूंगा। ठीक है, और आप मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना, अमन मैथ्स क्वांट करके अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। फाइन, तो शुरू करते हैं आज के सेशन की। और जो लोग भी पहली बार इस सेशन में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी अगर वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन उन तक पहुंच जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1/2z। अब आपको रेशियो निकालना है x इज टू वाई इज टू z। ठीक है, तो x मेरा क्या है 1/3y, और y क्या है 1/2z। अब देखिए, यहां से मैं निकालूंगा पहले x अपॉन वाई। तो x अपॉन वाई मेरा क्या हो गया 1/3, और y अपॉन z क्या हो गया मेरा यहाँ से 1/2। अब देखिए, कभी भी अगर आपको कंबाइंड रेशियो निकालना होता है ना, तो उसका तरीका क्या होता है। देखिए, x अपॉन वाई क्या है 1:3, अब y अपॉन z क्या है 1:2, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1:2। ठीक है, और अब जैसे अगर इस प्लेस पे क्या आएगा, इस प्लेस पे क्या आएगा, तो देखिए इस प्लेस पे वो वैल्यू आएगी जो इस साइड है, इसके नियरेस्ट है, यानी कि 3। और इस प्लेस पे वो वैल्यू आएगी जो इसके नियरेस्ट है, यानी कि 1। तो अब फाइनली मेरा रेशियो क्या हो गया 1:3:6, और यही मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, काफी सिंपल था। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा मैं आपको तरीका बताता हूँ, दूसरी एक अल्टरनेट अप्रोच है। ठीक है, अगर आप उसे देखना चाहें तो मैं भी दिखाता हूँ आपको कि आप ऐसे सोच सकते हो थॉट प्रोसेस, उससे कितने ऑप्शन एलिमिनेट होंगे ये तो अभी पता लगेगा। देखिए, आपने जब ये देखा कि x इज इक्वल टू 1/3y, तो आप ये तो जरूर बोल सकते हो कि x जो है वो 0.33 टाइम्स ऑफ y है। ठीक है ना, ये मेरा 1/3 क्या होता है 0.33। ठीक है, और 1/2 कितना होता है 0.5। और जब आपने y को देखा 1/2 टाइम्स ऑफ z, तो y क्या होता है 0.5 टाइम्स ऑफ z। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ क्या बताना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने आपसे बोला कि x क्या है, x y के बराबर है, तो आप इसको छोड़ दीजिए, अभी आप ये समझिए। अगर मैंने आपसे पूछा x y के बराबर है, इसका मतलब x और y का जो रेशियो रहा होगा वो 1:1 के फॉर्म में रहा होगा। अगर मैं आपसे बोलूं x 1.5 टाइम्स ऑफ y है, तो इसका मतलब ये मैं बोल सकता हूं कि x जो है वो y से बड़ा है। क्योंकि देखिए, अगर आप y को मान लीजिए 1 एज्यूम करते हो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.5, है ना। और अगर मैंने आपसे बोला x इज इक्वल टू 2y, तो इसमें आपको क्या पता लग रहा है कि x अभी भी y से बड़ा है, और कितना बड़ा है दोगुना बड़ा है। यानी कि अगर y को मैंने 1 रखा तो x क्या आ जाएगा मेरा 2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं x इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स ऑफ y, यानी कि अगर मैं y की वैल्यू 1 मानता हूं तो मेरे को x की क्या मिल रही है 0.5। तो क्लियरली आप इस इक्वेशन को देख के ये तो आप समझ पा रहे होगे कि x जो है वो y से कम है, x जो है y से कम है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, x अगर मैं आपसे बोलता हूं 0.7 टाइम्स ऑफ y है, तो यानी कि ये चीज तो क्लियर है कि x आपका y से कम है ना। आप ऐसे लेके देखिए, और कि अगर y को 1 रखा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.7। ठीक, 0.7।
तो अब आप देखिए ये ऐसा क्यों हो रहा है। आप इस चीज पे ध्यान दीजिए, आप इस चीज पे ध्यान दीजिए, ये जो वैल्यू लिखी है अंतर यही क्रिएट कर रही है। ठीक है, देखिए जब भी अगर आपकी जो वैल्यू है वो अगर 1 से ज्यादा होगी तो नंबर हमारा वो बड़ा होगा, और 1 से अगर कम होगी तो नंबर हमारा छोटा होगा। यहां पे आप देख चुके हो, ये मैंने एग्जांपल देके बताया आपको, यहां पे बताया। यहां पे 1 प्लस हमने वैल्यू ली तो हमने देखा कि x बढ़ रहा था। यहां पे हमने 1 माइनस वैल्यू ली, 1 से कम ली, 0 से 1 के बीच में, तो वो वैल्यू घट रही थी। ठीक है, अब यही चीज देखिए मैं एक बार क्वेश्चन में अप्लाई करता हूं, देखिएगा जरा आप। ठीक है ना, मतलब ये एक अच्छा थॉट प्रोसेस है, अगर आप देखकर अगर आप कैच कर पा रहे हो तो हो सकता है आप एग्जाम में कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाओ। देखिए ये चीज अगर देखने को मिली तो आपको ये चीज तो पता लग गया कि x y से छोटा है, क्योंकि x क्या है, 0.33 टाइम्स ऑफ y। ठीक है, अब आपने इन दोनों को देखा तो आप इससे ये भी पता लगा पा रहे होगे कि y z से छोटा है। ठीक है, अब देखिए x y से छोटा है, y z से छोटा है, और इन दोनों को अगर कंबाइन करके आप लिखोगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, यानी सबसे छोटा x। सोच के देखिए आप, इन दोनों को अगर कंबाइन करके मैंने लिखा तो मैं कुछ इस तरह की एक्सप्रेशन लिख पाऊंगा, सबसे छोटा x, उससे बड़ा y, और सबसे बड़ा z। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं रेशियो लेने की बात करता हूं तो सबसे स्मॉलेस्ट किसका कंट्रीब्यूटर होगा, x, और सबसे हाईएस्ट क्या होगा। ठीक है, और सेकंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट क्या होगा, y होगा। ठीक है, अब आप जरा ऑप्शन पे निगाह दौड़ाइए। पहला ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन में x सबसे छोटा होना चाहिए, यहां पे x सबसे बड़ा दिख रहा है, ये हो ही नहीं सकता। आर यू गेटिंग इट, यहाँ पे x सबसे बड़ा दिख रहा है, y छोटा दिख रहा है। दूसरे ऑप्शन में चलते हैं, x सबसे छोटा है, हो सकता है। ठीक है, तीसरे पे देखते हैं x सबसे छोटा है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, चौथे पे देखते हैं x सबसे छोटा है, बिल्कुल हो सकता है। तो इस कंसेप्ट का यूज करके हम सिर्फ एक ऑप्शन ही एलिमिनेट कर पाए। ठीक है, लेकिन आप कई सवाल में ऐसा देखोगे कि जहां पे आप दो ऑप्शन तो डायरेक्ट ही डायरेक्ट इस कंसेप्ट का यूज करके आप एलिमिनेट कर पाओगे। ठीक, इधर तो सिर्फ हम एक ही एलिमिनेट कर पाए, फिर आप इस पे जाओगे कि मान लो z हाईएस्ट है, तो आप चेक करो ये चीज, ये ऑप्शन तो चला गया ए वाला, अब आप इन तीनों में देखो z किस में हाईएस्ट है। कोइंसिडेंसली यहाँ पे ये तीनों में ही z हाईएस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीधे एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पे हम सिर्फ उस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट का यूज करके, इस कंसेप्ट का यूज करके हम सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये थॉट प्रोसेस इसलिए देना चाह रहा था कि मान लीजिए आप कल को कोई क्वेश्चन करते हो इसी टाइप का, तो आप इस तरीके से भी एक बार अपनी थॉट प्रोसेस पे वर्क कीजिए। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इफ a is to b 7:9 एंड b is to c 5:7, देन व्हाट इज a is to c। ठीक है, यानी कि आपको a is to b दिया गया है 7:9, b is to c दिया गया है 5:7, और आपसे पूछा क्या जा रहा है a is to c। अब देखिए कभी भी अगर, ये बात आप याद रखिए, कभी भी अगर a is to c आपको निकालना है, यानी कि आपको तीन वेरिएबल मिले हैं, फर्स्ट और सेकंड के बीच रेशियो मिला है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, फर्स्ट और सेकंड के बीच है, और सेकंड और थर्ड के बीच आपको रेशियो दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपको फर्स्ट और थर्ड के बीच निकालना है तो उसका ये फंडा होता है कि आप इसको a अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी आप लिख सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, a अपॉन सी को आप देखिए, b से b कैंसिल हो जाएगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए a अपॉन बी क्या था मेरा, a अपॉन बी मेरा 7/9 था, और b अपॉन सी क्या था, b अपॉन सी मेरा 5/7 था। तो 7 से 7 मेरा कैंसिल हो गया, फाइनली मेरा आंसर क्या आ गया, a अपॉन सी 5:9। तो ये किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि a अपॉन सी को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं फर्स्ट अपॉन सेकंड, देन मल्टीप्लाई सेकंड अपॉन थर्ड। ठीक है, तो ये तो हो गया इसको करने का एक तरीका। अब आप देखिए इसको करने का दूसरा तरीका, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। दूसरा तरीका क्या है कि हमने लिखा a is to b is to c,
अब हमने लास्ट क्वेश्चन में जो कंसेप्ट सीखा है, ए इज टू बी हमने लिखा 7:9, बी इज टू सी लिखा 5:7। ठीक है, अब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो उसके नियरेस्ट होगी वही वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे आ गई 9, यहाँ पे क्या आएगी, जो उसके नियरेस्ट होगी, तो यहाँ पे आ गई 5। अब फाइनली आप ए इज टू बी इज टू सी का आप रेशियो निकाल सकते हो, तो ये आ गया 35, ये 45, ये 63। ठीक है, ये मेरा ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो आ गया। आपको निकालना क्या था, ए इज टू सी। ए इज टू सी क्या है, 35:63। 35:63, तो आप इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए तो 5:9 आ जाएगा। ठीक, तो ये इसको करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका था। ठीक, तो ये मेथड भी आप याद रखोगे। हमने अभी दो मेथड देख लिए, ठीक है ना, M1 यानी कि पहला मेथड, M2 सेकंड मेथड। अब देखिए, मैं आप इसी क्वेश्चन को करने का एक तीसरा तरीका और बताता हूं, वो भी देखिए आप। ठीक, वो भी यही है, लेकिन उसमें भी आप थोड़ा अपनी एनर्जी और समय बचा पाओगे अगर आप थोड़ा आप दिमाग लगा लो। ठीक है, हम बहुत मल्टी डायमेंशनल अप्रोच करके हर चीज सीखेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ। अब देखिए तीसरा तरीका क्या है। तीसरे तरीके में क्या है, जैसे ए इज टू बी था मेरा 7:9, बी इज टू सी था मेरा 5:7। और अगर मैं आपसे बोलूं कि ए इज टू बी इज टू सी आपको लिखना है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ए इज टू बी इज टू सी। ठीक है, मैं मार्कर दूसरा ले लेता हूं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो अगर मेरे को ए लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर से शुरू करूंगा और नीचे तक जाऊंगा, कहीं मैं मुड़ूंगा नहीं। तो यानी 7 5 से क्या आ गया, 35। ठीक है, अब बारी आती है बी की। बी में क्या करूंगा, ये मेरा बी था, तो बी में मैं यहां से शुरू करूंगा और इस तरह का पाथ फॉलो करूंगा। तो यानी कि 9 5 जा क्या हो गया, 45। ठीक, और जहां सी की बात है, सी के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, लास्ट वाली कॉलम में मैं सीधे चला जाऊंगा नीचे तक। तो 9 7 जा 63। ये देखिए अब भी वही आ रहा है। तो अगर आपसे ए इज टू सी पूछा जाएगा तो आप बोलोगे 35:63, जो क्या होता है 5:9। ठीक है, तो ये मेरा ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, आई होप आपने सीखा होगा, काफी कुछ सीखा होगा इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, ये वाले कंसेप्ट का एप्लीकेशन जब आपको बहुत ज्यादा रेशियोज मिल जाए, मान लीजिए सी टू डी आ जाए, डी इज टू ई आ जाए, ई टू एफ आ जाए ना, तो तब बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। क्योंकि होगा क्या कि जब अगर इतनी ज्यादा वैल्यू आ गई, और अगर आप इस वाले मेथड पे जा रहे हो कि ए इज टू बी क्या है 7:9 एंड बी इज टू सी क्या है 5:7, तो ऐसे अगर आप रखोगे, फिर आप वैल्यू रखोगे, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे, तो ये शॉर्ट वैल्यू के लिए एक या दो इक्वेशन के लिए तरीका ठीक है। ठीक है ना, लेकिन जब इससे ज्यादा रेशियोज आ जाएंगे, ठीक है, कि मान लीजिए ईज टू एफ तक आ गए, तो उस फॉर्म में ये वाला कंसेप्ट काम देगा आपको। ठीक, तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि आपने वैसे का वैसे ही लिखा, ए इज टू बी 7:9, बी इज टू सी 5:7, और आपका निकालना क्या था, ए इज टू बी इज टू सी। तो पहले ए निकालने के लिए हमने क्या किया, हम ऊपर से चले और बिल्कुल हम वर्टिकली एकदम नीचे आए, उसी कॉलम में हम कहीं नहीं मुड़े। तो 7 5 जो 35। फिर बी के लिए क्या हुआ, हमने बी वाला पाथ देखा, हमने यहां से शुरू किया, यहां से शुरू किया और यहां से आए। ठीक है, और बचा हुआ क्या था, सी। सी के लिए हम लास्ट वाले कॉलम में ऊपर से नीचे गए। फाइन, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:8 एंड देयर डिफरेंस इज 115, देन द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर। यानी कि आपको दो नंबर दिए हैं, दोनों नंबर के बीच का रेशियो है 3:8, और उन दो नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है, 115। तो मैं उनके बीच का डिफरेंस निकाल लेता हूँ। डिफरेंस कितना आ रहा है, 5, और इस 5 की वैल्यू क्या दी गई है, 115। यानी कि एक की वैल्यू क्या आ रही होगी, 23। जस्ट सिंपली मैंने क्या किया, डिवाइड किया, एक की वैल्यू 23 आ गई। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, स्मॉलर ऑफ द टू नंबर। दो नंबर तो इस रेशियो में थे 3:8, तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 23 है, तो तीन की वैल्यू कितनी रही होगी, 69 इंटू 23, और 8 की वैल्यू कितनी रही होगी, 8 की वैल्यू रही होगी 184। अब देखिए इसमें मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया ये भी मैं बता देता हूँ। 23 को मैंने अपने माइंड में कैलकुलेट कर लिया, 20+3। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे ब्रेक डाउन कर लीजिए। तो फिर मैंने क्या किया, 8 इंटू 120 दैट इज 160, एंड 8 3 24। तो ये फाइनली मेरा क्या हो गया, 184।
अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, स्मॉलर ऑफ द टू नंबर। कई बार क्या होता है, एस्पिरेंट जल्दी जल्दी में उनको 184 दिखा, वो ऊपर चले गए, 184 दिख गया, टिक करके आगे बढ़ जाएंगे और आपको मिलेगा नेगेटिव। आपका सवाल गलत हुआ, नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगी। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्मॉलर ऑफ द टू नंबर। स्मॉलर ऑफ द टू नंबर क्या है, इन दोनों नंबर में स्मॉलर कौन सा है, ये वाला नंबर है। थोड़ा और नीचे आ जाइए, 69, सी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बिगर ऑफ द टू नंबर, बिगर क्या होता, तो आप बिल्कुल 184 लगाते, यानी ए ऑप्शन लगाते। ठीक है, तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखिए क्वेश्चंस में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3:4, यानी चार नंबर है, चार नंबर आपको रेशियो फॉर्म में दिए गए हैं और देयर सम इज 16। द सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर, ठीक है, उन चार नंबर का आपको सम दिया गया है, सम कितना है 16, और वो नंबर दिए गए 1:2:3:4। ठीक है। अब आपको सम किस किस का निकालना है, सम आपको निकालना है फर्स्ट नंबर का एंड फोर्थ नंबर का। ठीक है, फर्स्ट नंबर का एंड फोर्थ नंबर का। अब देखिए, आपको ये सम दिया जा रहा है, हमें नंबर नहीं पता है लेकिन नंबर का रेशियो पता है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं नंबर कुछ इस फॉर्म में रहे होंगे, मान लेता हूं। अब इन नंबर का आपको क्या बोला जा रहा है, सम। तो आप इसका सम निकालेंगे तो सम कितना आ जाएगा इसका, 10x। और इस 10x की वैल्यू क्या दी जा रही है, इस 10x की वैल्यू आपको दी जा रही है 16। तो यानी कि यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं 16/10, तो ये मेरी आ गई 8/5। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर। तो मेरा फर्स्ट नंबर क्या था, x, फोर्थ नंबर क्या है मेरा 4x। तो आपसे x प्लस 4x की वैल्यू पूछी जा रही है, यानी कि आपसे 5x की वैल्यू पूछी जा रही है। x की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/8। तो 5 से 5 कैंसिल, तो फाइनली मेरा आंसर क्या आ गया 8। ये मेरा आंसर हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस सवाल को एक तो ये तरीके से हमने कर लिया, थोड़ा आप टाइम रिड्यूस करने के लिए, थोड़ा फास्ट करने के लिए आप ये एक्स वाला फंडा बिल्कुल मत अपनाइए। ठीक है, मैं अगर होता तो मैं ये एक्स वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ता। ठीक, मैं कैसे जाता, देखिए आपको ये दिया गया है 1:2:3:4, मेरे को ये दिख रहा है कि ये रेशियो क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है डायरेक्टली। अब आपने एक चीज पढ़ी है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं बता देता हूँ, 1:2:3:4 ऐसे करके अगर n टर्म्स का आप सम करोगे ना, तो इसका समेशन होता है n+1/2, n+1/2। ये बात आप याद रखिए, n टर्म्स का सम। अब देखिए ये मेरे 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ठीक है, नंबर है, ये रेशियो फॉर्म में है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका सम 4 × 5/2। वैसे तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते थे, लेकिन अगर मान लीजिए आपका एक्सप्रेशन बहुत लंबा आ गया, मान लीजिए ये आ गया, इस तरह के 7 नंबर है, 7 नंबर आपको रेशियो में दिए गए हैं, तो आपको सम करने में काफी टाइम लग जाएगा मैन्युअली, आप सोच के देखिए। और लेकिन अगर आप इससे करते हो तो काफी फास्टली आप कर पाओगे। ये देखिए 28 आ गया। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहां करी है, डायरेक्टली मेरा 10 आ गया। अब इस 10 की वैल्यू क्या दी गई थी, 10 की वैल्यू दी गई थी 16, तो एक की वैल्यू क्या 16/10, तो 8/5। और आपसे निकालना क्या था, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ का मतलब 1+4, दैट इज 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो 8/5 × 5, तो फाइनली 8। तो ये आ गया मेरा बी। तो मैंने दोनों तरीके से करके बताने की कोशिश करी है, आपको जो ठीक लगे आप वैसा देख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग ₹117 among A, B, C in the ratio of 1/2:1/3:1/4, यहाँ पे रेशियो ही है, इट वॉज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। अब आपको ये बताना है हु गेन्स द मोस्ट एंड बाय हाउ मच। यानी कि एक नंबर है 117, ठीक है ना। आप ऐसा देखिए, जब भी मैं सवाल कराता हूं तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए और आप पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद से ट्राई कीजिए। वंस यू आर डन, आपको आया नहीं आया वो एक सेकेंडरी बात है, जब आपने एक बार ट्राई कर लिया उसके बाद आप सोल्यूशन पे आइए। ठीक है, तो इससे आपकी लर्निंग ज्यादा इनहेंस होगी, ज्यादा बेटर होगी। तो अगर आप देखो 117 नंबर है, इसको आपको डिवाइड करना था A/B/C में। ठीक है,
अब देखिए ये मेरा रेसिप्रोकल टाइप में रेशियो है, तो इसको एक सिंपल रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे 2:3:4 का। इसका एलसीएम क्या आता है मेरा 12। तो आप देखिए अब आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 से जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा रेशियो बन गया। ठीक है, मैंने इस वाले रेशियो को 1/2, 1/3, 1/4 को मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया। तो एक नंबर है 117, उसको डिवाइड एक्चुअली में हमें करना था इस रेशियो में, लेकिन हमने किस रेशियो में किया 2:3:4, 2:3:4 में किया। तो अब आप देखिए, अब मैं इसको टेबल बना के आपको बता देता हूँ। ये A:B:C था, ठीक है, यहाँ भी A:B:C था। ये यहाँ कितना था 6:4:3, यहाँ कितना था, ठीक है। डिवाइड इसमें करना था लेकिन कर इसमें दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं 6+4+3 यानी कि 13। 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है 117, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। 39 से कितना होता है 117। तो अब आप हर पार्ट्स की वैल्यू निकाल लीजिए, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ए मेरा क्या होगा, ए मेरा होगा 9 6 क्या 54, बी मेरा हो गया 9 4 36, सी होगा 9 3 27। ठीक, अब आप इसमें देखिए ये क्या है 2:3:4 यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू 117 है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई 26 एंड बी की वैल्यू आ गई 39, सी की वैल्यू क्या आ गई 52। ठीक, अब हु गेन्स द मोस्ट। अब देखिए ए जो था, क्लियरली मुझे एक चीज दिख रही है कि हु गेन्स द मोस्ट में अगर आप देखोगे तो बी 36 से 39 हुआ तो +3 आया, ये तो मेरा रिड्यूस ही हो गया। ठीक है ना, और ये क्या हुआ 27 से 52 हो गया। अब देखिए 27 से 52 हो गया तो कितने का जंप हुआ है, तो आप देखिए 27 दूनी क्या होता है, 27 दूनी होता है 54, लेकिन 54 से 2 कम है, इसका मतलब 27 - 2 यानी कि 25 का गेन हुआ। इसका मतलब सबसे ज्यादा गेन किसको हुआ, सी को हुआ। आपका डी ऑप्शन राइट है। समझ में आया ये मैंने कैसे माइनस किया, मैंने नॉर्मली ऐसे माइनस नहीं किया है। ठीक है ना, आई हैव नॉट डन इन अ ट्रेडिशनल वे। मैं समझिए 27 दूनी कितना होता है 54, मतलब अगर मैं 27 का और जंप लेता तो मैं 54 पे पहुंचता, लेकिन मेरे को कहाँ पहुंचना है 52 में पहुंचना है, यानी कि उससे 2 कम पे पहुंचना है। तो मैं क्या करता हूँ 27 में से 2 माइनस कर देता हूँ, तो फाइनली ये मेरा 25, तो 25 का गेन हो गया मेरा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको काफी मजा आया होगा इसमें भी। और ये सब प्रीवियस ईयर ही है, ये प्रीवियस ईयर ही उठाए हैं मैंने एसएससी के। ठीक है, जिससे कि आपको एक आइडिया लगे क्वेश्चन किस तरह का आ रहा है और हमें किस अप्रोच के साथ हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को और ट्राई कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप सोल्यूशन देखिएगा। ए एंड बी हैव मनी इन द रेशियो ऑफ 2:1। इफ ए गिव्स ₹2 टू बी, द मनी विल बी इन द रेशियो ऑफ 1:1। व्हाट वर द इनिशियल अमाउंट दे हैड। ओके, तो अब देखिए ए और बी आपको दिया गया है 2:1 में। अब ए ने क्या किया, ए ने 2 रुपए 2 रुपए निकाल के, मान लीजिए ए के पास और बी के पास जो है ये रेशियो दिया हुआ है, यानी कि बी के पास जितना अमाउंट है उसका डबल ए के पास है। अब ए के पास जितना अमाउंट था उसमें से 2 रुपए ए ने निकाल के बी को दे दिया। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ए के पास 2 रुपए का डेफिसिट क्रिएट हुआ और बी के पास 2 रुपए का सरप्लस क्रिएट हुआ, है ना। मान लीजिए कि ए के पास रहा होगा 2x और बी के पास रहा होगा क्या x। अब आपके पास क्या हुआ 2 रुपए, ठीक है, 2 रुपए का ये डेफिसिट क्रिएट हुआ और बी के पास क्या हुआ, बी के पास 2 रुपए का सरप्लस क्रिएट हुआ। अब जो मनी है वो मनी किस में डिवाइड हो रहा है 1:1 में। इसका मतलब क्या हुआ 2x - 2 अपॉन x+2 अपॉन 1:1। ठीक है, तो फाइनली क्या हो गया 2x - 2 अपॉन x+2। ठीक, तो फाइनली ये तो सिंपल इक्वेशन बन गई।
इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4, x की वैल्यू 4 आ गई। तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट वर द इनिशियल अमाउंट दे हैड। इनिशियल अमाउंट कितना था, 2:1 के रेशियो में था। इनिशियल अमाउंट कितना था, 2:1 के रेशियो में। तो आप निकाल लो, a के पास क्या था 2x, तो 2x की जगह आप 2 इंटू 4 रखोगे तो a आ गया। b के बाद कितना था x, तो b के बाद 4 था। तो अगर मैं आपसे बोलूं a इज टू b क्या होगा, तो वो होगा 8:8,4। तो राइट आंसर आपका हो गया सी। दूसरा एक ऑब्जर्वेशन और है, अगर आप इसको देखना चाहें कि ऑब्जर्वेशन क्या है, कि आप देखिए, आप ऑप्शन चेक कीजिए। ठीक है, मैं इसको भी बताता हूं एक बार। ठीक है ना, अगर आपने ध्यान से थोड़ा ऑप्शन पे ध्यान दिया होता तो आपको इतना करने की भी जरूरत नहीं थी।